चलिए बच्चों, आज हम बात करेंगे अपना जो हमारा है चैप्टर जो बचा हुआ था रेस्ट ऑफ, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो हमारा सबसे पहले आज हम बात करेंगे किसकी, जो हमारा था चैप्टर लास्ट क्लास में रह गया था, वो है हमारा, वहीं से हम स्टार्ट करेंगे जो दक्षिण एशिया के बारे में। ठीक है ना। तो हम बात करेंगे आज दक्षिण एशिया के बारे में। ठीक है। दक्षिण एशिया ने वो कौन कौन सी रणनीति बनाई और जिसके जरिए उन्होंने अपने वहां का विकास किया, उसके बारे में जानेंगे। क्लियर है। तो चलिए आज हम जानते हैं थोड़ा सा आगे, उससे जो हमने पहले पढ़ लिया था उससे आगे थोड़ा सा और है हमारा प्रैक्टिस का सेशन। तो बताएंगे दक्षिण एशिया ने किस तरीके से अपने उसको डेवलपमेंट करने के लिए, किस तरीके से अपने आप को उसने महत्वपूर्ण बनाया, उसके बारे में जानते हैं। ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले हम बात करते हैं दक्षिण एशिया। मैंने दक्षिण एशियाई देशों में आपको कुछ बताया था कि दक्षिण एशिया में देश में कौन कौन से शामिल हैं, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो अब उसको जान लेने से पहले बच्चों हम जानते हैं कि उन्होंने किस किस नीति को अपनाकर अपना अपने आप को बेटर बनाया, तो वो चीज़ जो थी उसके बारे में जानते हैं। तो दक्षिण एशियाई देशों के मैंने देश के नाम बताए थे आप सभी को, और उसके बाद जो हमारा देश के अलावा जो हम बात करेंगे आज, वो है हमारा टॉपिक, एक एक करके करते हैं हम डिस्कस। तो कुछ मैंने देश बताए थे आपको, श्रीलंका हो गया हमारा, हमारा हो गया पाकिस्तान हो गया, हमारा हो गया इंडिया हो गया, श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया हमारा। ठीक है ना। ऐसे मैंने अफगानिस्तान, म्यांमार और मैंने और भी देश बताए थे आप सभी को। अच्छा, तो अब हम बात करेंगे बच्चों आज यहाँ पे, वो है हमारा शांति और सहयोग के लिए, मतलब पीस एंड सपोर्ट। पीस एंड सपोर्ट के लिए उन्होंने क्या किया। तो पीस एंड सपोर्ट को हम कहते हैं हिंदी में शांति और सहयोग। ठीक है बच्चों। अब शांति और सहयोग में उन्होंने क्या क्या चीजें की वो मैं आपको जानना बताऊंगा। जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो वो है हमारा आज का है सार्क, SAARC। सार्क होता क्या है आखिर। तो बच्चे इसकी जो फुल फॉर्म है, अगर कोई बच्चा लिखना चाहता है वो भी साथ साथ लिख सकते हैं। इसका होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। इसे बच्चों हम हिंदी में दक्षेस के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है यहाँ तक। किसी बच्चे को कोई डाउट यहाँ तक। फॉर्म बता दो एक और बार। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, हिंदी में हम कहते हैं दक्षेस, या तो हम इसको ये कहते हैं दक्षिण एशियाई द्वारा बनाए गए एक संगठन को ही हम सार्क कहते हैं। क्लियर है। अब आइए हम इसमें बात करते हैं थोड़ा सा आगे। सार्क ऐसा है क्या और हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं। जितने भी दक्षेस में शामिल देश थे, जो मैंने आपको 7 देश बताए, उसको जितने भी शामिल देश थे उन्होंने एक संगठन बनाया, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, सहयोग करना, दक्षिण एशियाई देशों में सहयोग करना और सपोर्ट करना एक दूसरे देशों को। तो 1985 में ये जो है ये बनाई गई ये संधि, बोलते हैं इसकी शुरुआत 1985 में स्टार्ट होती है। बोलते हैं दक्षेस का मुख्य उद्देश्य ये था कि एक ये देश एक दूसरे से सिर्फ पहले क्या करते थे, लड़ते थे, लेकिन उनके संघर्षों को दोस्ताना, मतलब कि हम क्या है कि एक तरीके से फ्रेंडशिप में बदलना। तो ये किसने किया है, ये इस नीति ने किया है। ठीक है ना। ये जो पॉलिसी है, ये संगठन है, इसी ने क्या किया,
वहां पर शांति और सहयोग को बढ़ावा दिया सार्क ने। क्लियर है। अब हम इसी में आगे आते हैं बच्चों। कहा जाता है दशेस को चलाने के बाद आपने ये तो पता चल गया हमें दशेस क्या है, साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन, ठीक है। इस्टेब्लिश्ड हुआ 1985 में। अब इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है बच्चों, ये भी जान लीजिए आप सभी। कहा जाता है सन 2002 में, सन 2002 में दशेस के देशों ने, दशेस मतलब कि सार्क ने क्या किया, साफ्टा पे हस्ताक्षर किया। इस पे हस्ताक्षर किया, साफ्टा। जैसे कि चाइना ने चलाया था एफटीए, तो इन्होंने चलाया क्या, साफ्टा। साफ्टा को बच्चों हम क्या कहते हैं, जो इसकी फुल फॉर्म है, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया। ठीक है बच्चों, फ्री ट्रेड एरिया। क्लियर है यहाँ तक सभी बच्चों को, सभी बच्चों को क्लियर है बच्चों। यस सर। ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे इसी में ही। जब साफ्टा बना तो कहा जाता है दक्षिण एशियाई देशों ने, साफ्टा कब बना तो 2002 में इन्होंने क्या किया, इसके ऊपर दस्तखत किए। कहा जाता है इसके बाद, इस एग्रीमेंट पे साइन करने के बाद, इसमें से पूरे दक्षिण एशियाई देशों के लिए मुक्त व्यापार क्या हुआ, संभव हो पाया। तो हम कहते हैं एक तरीके से मुक्त व्यापार की जो मुक्त व्यापार, जो हमारा ओपन डोर था बच्चों, एफटीए, तो वो किस तरीके से काम करने लग गया। कहा जाता है मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का वादा था। मतलब कि दक्षिण एशियाई देशों को, दशेस को क्या बनाने का इनका राय था, मुख्य रूप से मुक्त व्यापार क्षेत्र से जोड़ना इनका मुख्य कार्य था। किसका, साफ्टा का। क्लियर है। तो साफ्टा जब 2002 में जब इन्होंने दक्षिण एशियाई देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए, तो ये जब बनाया गया, मुख्य रूप से दक्षिण एशियाई जितने भी 7 देश हैं उसके साथ व्यापार के समझौते को आगे बढ़ाना, ये इनका मुख्य लक्ष्य था। आगे बोलते हैं, इसी में आगे हमारा बच्चों और भी है, वो भी जान लीजिए आप। बोले दक्षिण एशियाई के सभी देशों ने अपनी सीमा रेखा के आर पार मुक्त व्यापार, मतलब कि जैसे मान लो सपोज इस तरीके से अलग अलग देश है, जैसे हमारा श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, ठीक है, इंडिया हो गया, नेपाल हो गया। तो इन सभी देशों में व्यापार पूर्ण रूप से किया जाने लगा, वो भी किसकी वजह से, साफ्टा की वजह से। ठीक है, साफ्टा की वजह से जो ट्रेड है वो पूर्ण रूप से होना शुरू हो गया इन देशों में। ठीक है, लड़ाई झगड़े कम हो गए इसके कारण। तो कहा जाता है इसको और बेटर बनाने के लिए वहां पे दक्षिण एशियाई देशों ने क्या क्या किया। कहा जाता है साफ्टा पर सन 2004 में, इन 2004 में उन्होंने क्या किया, साफ्टा के ऊपर मुक्त व्यापार को क्षेत्र को जोड़ने समझौते पर इन्होंने साइन किया, इस समझौते पर एग्रीमेंट पे। और कहा जाता है 2004 में, इसके बाद यह 2006 में क्या होता है, प्रभावशाली, मतलब रनिंग में हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। 2002 में बना, लेकिन 2004 में इसके ऊपर सबने क्या किया, एग्रीमेंट पे साइन कर दिया, और 2006 में ये पूर्ण रूप से प्रभावी हो जाता है। कहा जाता है समझौते का लक्ष्य क्या होता है, देशों के बीच आपसी व्यापार। तो मतलब कि जो देश हैं उनके बीच में क्या करना, आपसी व्यापार, मतलब कि ट्रेड से जोड़ना। ठीक है, आपसी व्यापार को जोड़ना। तो ये हमारा यहाँ तक क्लियर हो गया है। तो अब बात कही जाती है, जब आपसी व्यापार को जोड़ने के लिए इन्होंने एक नीति को अपनाया 2006 में, ये पूर्ण रूप से प्रभावी मतलब कि स्टार्ट हो गया था, बनी 2002 में थी। और शायद आपको पता, अभी मैंने बताया था आपको दशेस के बारे में, दशेस हमारा 1985 में बनकर तैयार हुआ था। क्लियर है यहाँ तक सभी बच्चों को। यस सर। चलिए अब हम आगे बात करते हैं दशेस में और क्या क्या चीजें हुई। कहा जाता है सन 2007 में, इन 2007 में क्या हुआ, इसमें साफ्टा में, साफ्टा में क्या किया गया, 20% की, 20% जो है बच्चों आपका, उसको क्या कर दिया गया, जो टैक्स लगता था, कर, कर को कम कर दिया गया। एक तरीके से कहें, जो सीमा शुल्क जो था, सीमा शुल्क, उसको क्या कर दिया गया बच्चों, सीमा शुल्क को एक तरीके से
20% कम कर दिया गया। क्लियर है यहाँ तक? तो जैसे ही जब 20% जब कम किया गया तो सबसे बड़ी बात आई कि अब जो थे दक्षेश के जितने भी देश थे वह आपस में पूर्ण रूप से ट्रेड या व्यापार करना उन्होंने शुरू कर दिया। तो जैसे ही 20% की जब कमी हुई तो इन्होंने उस व्यापार को बढ़ाना शुरू कर दिया। आप यहाँ पर एक अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक पिक्चर्स, वो देखिएगा आपको। ठीक है, आप ऐसे ही देखिए, मैं ऐसे ही मैं इसमें बताता हूँ आपको। आपके पास अगर बुक होगी तो बुक में देख सकते हैं आप सभी। तो कहा जाता है जब 2007 में जब इसके ऊपर कम किया गया तो बोलते भारत, जितने भी दशेश में देश थे बच्चों, दशेश में जितने भी देश शामिल थे, जो टोटल जो थे 7 थे, उनका ये मानना था जो भारत क्या कर रहा है, इसको जो बना रहा है उससे सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? भारत को ही होगा। अन्य देशों का यह मानना था। लेकिन मुक्त व्यापार बढ़ाने से राजनीतिक मसलों पर सहयोग ज्यादातर बेहतर होता है, वो ये मानते थे। कौन? भारत। साफ्टा के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि भारत, भूटान, नेपाल, श्रीलंका से पहले ही वो उन्होंने क्या किया था, द्विपक्षीय, मतलब हम बोलते हैं टू नेशन एग्रीमेंट, क्या बोलते हैं उसको हम, टू नेशन एग्रीमेंट उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो जब वो स्टार्ट हुआ द्विपक्षीय समझौता, तो इससे क्या हुआ, देशों के बीच की जो आपसी मतभेद थे वह क्या हो गए, खत्म हो गए। तो ये था हमारा बच्चों, इसमें हमने ये जाना कि दो चीज हमने जानी थी आज, हमारा एक ब्रजेश और एक था हमारा कौन सा, ये जो हमने अभी इसके बारे में पढ़ा, साफ्टा के बारे में। तो ये दोनों टॉपिक हमारे क्लियर हो चुके हैं, आपसे पूछा भी जा सकता है। अब आते हैं ऐसे ही साफ्टा की वजह से बच्चों 1991 में 1991 में जो कहा जाता है दक्षेश के जितने भी देश हैं, दक्षेश के देश को आर्थिक संबंध में, मतलब कि इकोनॉमिक सपोर्ट उनको मिला। ठीक है, आर्थिक संबंध जो स्तर है वो काफी ज्यादा बेटर हुआ 1991 के बाद। अब कहा जाता है जो हमारा कोल्ड वॉर चल रहा था उसके बाद दक्षिण एशिया में अमेरिका प्रभाव तेजी से बढ़ा। तो अब क्या हुआ, जैसे 1991 के बाद बोलते हैं भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा चेंजेस आता है और भारत में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। तो कहा जाता है कि 1991 के बाद 1991 के बाद राजनीति और आर्थिक में क्या होता है, बदलाव आता है, बदलाव। ठीक है, तो ये जो बदलाव था, अब ये कहा जाता है जो अमेरिका है, अमेरिका का झुकाव किसकी ओर होने लग गया, दक्षेश देशों के साथ, क्योंकि दक्षेश देश अब क्या करने लग गए थे, विकास करने लग गए थे। अब कई ऐसी अमेरिकन कंपनी, उन्होंने क्या किया, अमेरिका की कंपनी ने यहाँ पे सबसे बड़ी चीज थी कि जो अमेरिका की कंपनी जो थी, उन्होंने भारत की ओर, भारत कहे हम कहें दक्षेश देश, उनके साथ संबंध स्थापित करना शुरू कर दिए। और जैसे ये संबंध अच्छे हुए उनके साथ, तो उन्होंने क्या किया, संबंध अच्छे हुए तो अब भारत जो अमेरिका था उसने दक्षिण देशों पर अब इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। तो जब बच्चे ये शुरू हुआ इन्वेस्ट, तो इससे कारण क्या हुआ, दक्षिण के जितने भी देश थे, दक्षिण एशिया में देश, उनका विकास पूरा पूरा रूप से संभव होना शुरू हो गया। अब आपको कुछ मैंने क्वेश्चंस आंसर करवाए होंगे, चाहे आपने किए होंगे। ठीक है, उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। ये दशेश का जो हमारा चैप्टर है पूरा, समकालीन दक्षिण एशिया, ये हमारा पूरा समाप्त हो चुका है। अब एक एक हमारा जो टॉपिक है बच्चों वो हम पढ़ लेते हैं, बस सबसे इम्पोर्टेंट है
भारत और उसके अन्य पड़ोसी देश के साथ उसके क्या संबंध रहे हैं, एक शब्दों में हमारी ये जो है पूरी जो है इस टॉपिक को आज हम यहीं पे विराम देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं इसके बारे में, भारत और भारत और अन्य पड़ोसी देश, उसके संबंध हम जानेंगे। ठीक है बच्चों, मतलब रिलेशंस, इंडिया एंड नेबरिंग कंट्री रिलेशंस। ठीक है ना, तो उनके साथ किसके अच्छे थे उसके बारे में जानते हैं। तो हमारे इंडिया के रिलेशन जो थे बच्चों, कहा जाता है नेबरिंग कंट्री के साथ जो भारत के जो रिलेशन थे काफी हद तक सही रहे हैं। तो उसमें हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो हम उसके बारे में बात करेंगे। तो किस किस देशों के साथ कैसे कैसे रिलेशन रहे हैं वो चीज जानते हैं। तो कहता है सबसे पहले कही जाती है बात बच्चों, बांग्लादेश और भारत, जो हमारा बीडी है बांग्लादेश कहते हैं और इंडिया के बीच में। पहले इंडिया और बांग्लादेश के बारे में जानते हैं। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, द गंगा रिवर एंड द ब्रह्मपुत्र नदी, जो रिवर है, इसको लेकर बांग्लादेश के बीच में नदी के जल की हिस्सेदारी सहित कई मुद्दों पर क्या रहा, मतभेद रहा है। मतलब कि इन दोनों के बीच में, इस रिवर के बीच में, दोनों के बीच में क्या हुआ है, काफी कटुतापूर्ण व्यवहार भी हुए हैं। अब कहा जाता है बांग्लादेश से नाखुश होने के कारण भारत ने अवैध आप्रवास पर ढाका के खंडन, बोला जाता है जब ये हुआ, जब जल को लेकर जब ये इस दोनों देश के बीच में जब बात हुई, तो इसमें ये भी कहा गया है कि जो बांग्लादेश क्या था, जब इससे भारतीय सरकार ने जब कह के जल के विभाजन की जब बात की, तो बांग्लादेश इससे अनहैप्पी हुआ। अनहैप्पी कहे तो वो उससे नाखुश था, और नाखुश होने की वजह से जितने भी जो भारत विरोधी जितने जो इस्लामिक जो थे बांग्लादेश में, तो उनका सपोर्ट करना भारत ने मना कर दिया। दूसरी चीज, बोलते हैं बांग्लादेश से ढाका, जितने भी जो भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात ना करने के फैसले तथा म्यांमार को बांग्लादेश इलाके से होकर भारत की प्राकृतिक गैस निर्यात करने देने मामले शामिल है। मतलब कहा जाता है जो प्राकृतिक गैसों का आदान प्रदान होता था म्यांमार में, वो बांग्लादेश के जरिए ही होता था वहीं से। तो वो उस मामले में भी ये वहां पे बात पहुंची, तो इससे कुछ रिलेशन है उनके कम हो जाते हैं। लेकिन हालांकि जब बात आती है आपसी भाईचारे की, तो आपने सुना होगा कि बांग्लादेश को मुक्त कराने में सबसे ज्यादा जो हाथ है वो किसका रहा था, तो वो रहा था इंडिया का। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये एक चीज और जान लेते हैं, बांग्लादेश कब आजाद हुआ, 1971 में। ठीक है ना, नहीं तो इससे पहले इसको जाना जाता था किस नाम से, पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। यहाँ तक क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? अब देखो एक एक ब्लेम और भी लगा है बांग्लादेश पे। बांग्लादेश पे क्या बोलते हैं, जो बांग्लादेश है बच्चों, उसमें ये बोला गया है हमारा, जो बांग्लादेश में सबसे बड़ी बात क्या है, जो हमारा बांग्लादेश है, बांग्लादेश पीडी हम इसको बोलते हैं, इस पे किस चीज का आरोप लगाया गया है, इस पे एक आरोप यह भी है, जो प्राकृतिक गैस होती है ना, नेचुरल गैस, उसकी सेंधमारी करता था। प्राकृतिक गैस की वो क्या करते थे, वह चुपके से बेईमानी करते थे। प्राकृतिक गैस बेईमानी का आरोप है किस पे, बांग्लादेश पे। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ तक इसीलिए इनके जो थोड़े से मामले, इस मामले में थोड़ा सा देखा जाता है दोनों के बीच में खटास वाले माहौल रहते हैं। हालांकि भारत और बांग्लादेश कई मसलों पर सहयोग भी रहे हैं। मतलब कहा जाता है तो कई ऐसे सिचुएशन भी रहे हैं जिसमें कि भारत ने बांग्लादेश की मदद भी की है। जैसे कि हम बात करें पिछले 10 वर्षों में, अकॉर्डिंग टू बिफोर 10 ईयर्स, तो उसमें क्या था, जो इकोनॉमिक जो है पूरब की ओर चलो नीति चलाई गई थी, तो वो बांग्लादेश के ही लिए चलाई गई थी। किसके लिए, तो याद रखना आपसे पूछता है पूरब की ओर चलो, पूछेगा आपसे
पूरब की ओर चलो। पूरब की ओर चलो, ये एक स्टेटमेंट है जो कि बोलते हैं, ये इस नीति का हिस्सा था, मतलब ताकि बांग्लादेश के साथ रिलेशन को अच्छे बनाने के लिए ही ये नारा लगाया गया था, स्लोगन दिया गया था, पूरब की ओर चलो, ठीक है ना, मूव फॉरवर्ड टू ईस्ट। क्योंकि आपको पता होगा हमारा पूरब की ओर ही हमारा जो बांग्लादेश है, ईस्ट साइड में ही, तो वो अब कहा जाता है जो इस नीति के जरिए उन्होंने क्या किया, म्यांमार के जरिए दक्षिण पूर्व एशिया के संपर्क साधने की बात थी। मतलब क्या ये कहा था, जितने भी जो ये देश पूरब की ओर चलो का नीति का मतलब ये था कि भैया बांग्लादेश के साथ साथ हम क्या करेंगे, म्यांमार, जो हमारा म्यांमार है, वहां से भी हम क्या करेंगे, इसके साथ भी हम रिलेशन क्या करेंगे, संबंध को स्थापित करेंगे। तो मतलब कि दक्षिण एशियाई देशों के साथ संबंध काफी अच्छे होंगे। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों? भारत और बांग्लादेश का क्लियर है सभी बच्चों को? बच्चों सर क्लियर वो है जो यहाँ तक? प्राकृतिक गैस चोरी करने का था, मतलब उसमें क्या था? वो क्या करता था, भारत से चुपके चुपके क्या करता, पहले इन दोनों का एग्रीमेंट हुआ था साइन प्राकृतिक गैस को लेकर। तो प्राकृतिक गैस ये क्या करता था, सेंधमारी करता था, मतलब ये जो बेचता था उसमें भारत को कोई भी कुछ उसकी सूचना नहीं मिलती थी, तो जिसके कारण ये इसमें संबंध ये थोड़े खटास वाले रहे हैं, ठीक है, इसी की वजह से। ओके सर। अब हम बात करते हैं बच्चों भारत और नेपाल के बीच जो रिलेशन है। तो जो भारत और नेपाल के बीच के रिलेशन को हम जानते हैं, नेपाल और हमारा इंडिया। नेपाल को पहले बताने से पहले मैं आपको बता दूं, 2006 में यहाँ पे लोकतंत्र स्थापित हुआ था, उसके बाद 2006 के बाद। क्लियर है? नहीं तो इससे पहले यहाँ पे राजतंत्र रहा था, और लोकतंत्र को कायम करने के लिए काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा नेपाल को। अब आते हैं हम भारत और जो इनके बीच जो भारत और नेपाल के बीच क्या संबंध रहे हैं। तो कहा जाता है भारत और नेपाल के बीच कैसे संबंध है, मधुर संबंध है। कैसे संबंध है बच्चों? मधुर संबंध है। मतलब कि काफी अच्छे और बहुत ही, एक बोलते हैं ना, रिस्पेक्टिव, एक बोलते हैं एक तरीके से, मतलब अच्छे होते हैं जिससे हम अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। और इतने अच्छे हैं कि इससे हमारा एक क्वेश्चन भी आया था, बोला गया था वो कौन सा देश है दक्षिण एशिया का जिसमें भारत के लोग आ सकते हैं और वहाँ के देश भारत में आ सकते हैं। क्लियर है? भारत के लोग उस देश में जा सकते हैं जिसमें हमें किसी भी प्रकार की वीजा की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो वो हमारा देश है नेपाल। क्लियर है बच्चों? अब बात करते हैं मधुर संबंध किन किन किस किस कारण हुए। बोलते हैं दोनों देशों के बीच एक संधि हुई थी, और संधि क्या थी, संधि के तहत दोनों देश नागरिक एक दूसरे के देश के बिना पासपोर्ट, यही जो संधि थी, जैसे मान लीजिए ये हमारा, ये भारत का नागरिक है, ये IND लिख देते हैं यहाँ पे हम, ये हमारा है एक श्रीलंका का नागरिक। तो यह व्यक्ति यहाँ पर आ सकते हैं और यह व्यक्ति यहाँ जा सकते हैं नेपाल, ठीक है ना। तो दोनों ही व्यक्ति आवागमन कर सकते हैं बिना भी किसी पासपोर्ट और वीजा के। क्लियर है? ये इसी संधि पे समझौता हुआ, इस पे हस्ताक्षर किए थे इन दोनों देशों ने। कहा जाता है दोनों देश के बीच अतीत में व्यापार से संबंधित मनमुटाव पैदा हुए हैं, मतलब कि व्यापार ट्रेड को लेकर काफी ज्यादा मनमुटाव रहे हैं। तो कहा जाता है नेपाल की चीन के साथ दोस्ती को लेकर भारत सरकार ने अक्सर अपनी अप्रसन्नता जताई है। मतलब बोलते हैं जो नेपाल का जो खिंचाव है वो किस ओर है, चाइना की ओर है, और इंडिया इसी बात से नाखुश है। क्लियर है? तो सारे जो जितनी भी चीजें हैं करते इंडिया है, और नाम किसका आता है, नेपाल का। तो एक तरीके से आपने देखा होगा नेपाल के ऊपर जो हमारा है, तो इसी वजह से अब कहा जाता है भारत की सुरक्षा एजेंसी जितनी भी जो उसकी सिक्योरिटी है, वह नेपाल में चल रहे माओवादी आंदोलन को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानती है। तो जितनी भी जो उसमें भारत की सुरक्षा एजेंसी जो नेपाल में चलती है माओवादी आंदोलन, जितने भी जो आपको, मैंने आपको ये भी बताया था कि एक यहाँ पे हमारा माओवादी जो थे वो नेपाल में भी थे, और एक हमारा कहाँ थे, एक थे हमारे बच्चे माओवादी, मैंने चीन आपको में। बताया चीन में, ठीक है ना।
तो ये माओवादी तो क्या था, जो माओवादी को ऐसा लगता था कि भारत के साथ जो है ना उसका रिलेशन ये सही नहीं कर रहा है, भारत बार बार सपोर्ट करता है, इस तरीके से उनको अच्छा नहीं लगता। तो वो सोचते हैं कि भाई भारत अपना कब्जा जमा लेगा हमारे ऊपर, तो ऐसा उन्होंने ना करने देने की, उन्हें ऐसा लगा तो माओवादी उनसे ना पूछते, इस चीज को लेकर एक उनके बीच अनबन रहती है। अब आते हैं बच्चों हमारा आगे और क्या क्या बातें थी, बोलते हैं भारत में बिहार से लेकर आंध्र प्रदेश तक विभिन्न प्रांतों में नक्सलवादी समूह का उभरा हुआ होता है। बोलते हैं नेपाल में बहुत से लोग यह सोचते हैं कि भारत की सरकार नेपाल के अंदरूनी मामलों में दखल देती है, मतलब कि इसको क्या लगता है कि भाई जो इंडिया है ना, इंडिया क्या करता है इसके बीच में दखल अंदाजी करता है, क्या करता है, दखल अंदाजी। लेकिन हालांकि ऐसा नहीं है, भारत क्या चाहता है, इसका विकास करना चाहता है। भारत का कभी भी मंसूबा ऐसा नहीं है कि किसी भी देश को ठेस पहुंचा के वो अपने आप को खुश रहे। क्लियर है? तो इसीलिए कहा जाता है भारत और जो नेपाल के संबंध है बच्चों वो बिल्कुल ही एकदम मजबूत वाले हैं। और कहा जाता है, अब हम बात करते हैं, हमने दो जने की बात की, भारत बांग्लादेश, और हमने किसकी बात की, एक और बात की थी हमने किसकी, भारत बांग्लादेश हो गया, और एक कौन थे हमारे, हमने की भारत और नेपाल के बारे में बात की। अब एक है हमारा बच्चों श्रीलंका और वर्सेस इंडिया। श्रीलंका वर्सेस, श्रीलंका को पहले याद कर लेने से पहले मैं आपको बता दूं श्रीलंका में क्या था, जातीय संघर्ष था। क्लियर? यहाँ तक जातीय संघर्ष यहाँ पे पनप रहा था। और श्रीलंका को जो आज़ादी मिली है 1948 में मिली है, इस चीज़ को याद रखिएगा आप सभी। अब इसके भारत के साथ जो रिलेशन थे बच्चों वो कैसे थे, तनाव किस चीज को था, भारत सरकार के संबंधों में तनाव इस द्वीप के जरिए जातीय संघर्ष को लेकर था। तो मतलब जो आपको मैंने बताया था, जो वहां पे जो तमिल लोग थे, उससे लेकर जो ये क्या थी, श्रीलंका क्या थी, इंडिया से बिल्कुल ही नाखुश थी। और जब तमिल आबादी राजनीतिक रूप से नाखुश हुए, उसे मारा जा रहा था। तो ऐसे में भारतीय नेताओं ने क्या किया, जनता का तटस्थ बनाए रहने के लिए उन्होंने 87 में सैन्य हस्तक्षेप किया। मैंने आपको बताया था 1987 में उन्होंने क्या किया था, सैन्य को भारत सरकार ने, जब तमिलों के ऊपर अत्याचार उड़े, उसकी भाषाओं को श्रीलंका में मान्यता नहीं दी गई, उनको कोई मान्यता नहीं दी गई, तो उन्होंने भारतीय सेना को श्रीलंका में भेजा। श्रीलंका में भेजने के बाद बच्चों क्या हुआ, श्रीलंका सरकार को ऐसा लगा कि भारत उनके अंदरूनी मामले में क्या कर रही है, दखल अंदाजी दे रही है, इसीलिए उन्होंने भारत ये वहाँ जो भारतीय सेना जितनी भी थी वो वहां से वापस आ गई, बिना कुछ मुकाम हासिल किए हुए, और इस तरीके से ये श्रीलंका पे ही छोड़ दिया गया जो भी था। अब इसी चीज को बनाए रखने के लिए कहा जाता है, इसी चीज को स्थापित करने के लिए श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, हमारा नेपाल हो गया, इस चीज को अच्छा करने के लिए ही इन्होंने एक नीति बनाई थी, और उस नीति का नाम क्या रखा था, वही थी जिसके जरिए हम दक्षेण के देशों को क्या कर सके, जोड़ सकें। तो वह था दक्षेण खुद, सार्क बनाया गया था जिसमें भी सारे देश थे। और सार्क ने क्या किया, एक और ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम क्या रखा, साफ्टा। और इसी के जरिए ही, साफ्टा के जरिए ही दक्षिण दक्षेण के जो संबंध हैं काफी प्रबल होते हैं। क्लियर? एक तरीके से कहते हैं मजबूत हो जाते हैं। और दक्षिण एशियाई देशों में जितने भी हैं उसमें लड़ाई झगड़े भी कम होते हैं। तो यहाँ तक कि ये चैप्टर हमारा क्लियर है बच्चों, आप सभी को कोई डाउट यहाँ तक? कोई डाउट है तो बता दीजिए बच्चों। कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट नहीं है? नहीं सर। ठीक है, चलिए अब हमारी ये जो है, ये जो हमारा हो गया है, अब इसके हमें बस क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। किस किस तरीके से आते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर, इसमें हमें वो भी दिया गया है, पिक्चर्स जो मैंने आपको दिखाई थी। तो पिक्चर्स हमारी यहाँ से तो ओपन नहीं हो पा रही है, लेकिन बट हम कोशिश करते हैं आपको एक बार दिखाने की। तो वो किस तरीके से ओपन हो पाएगी वो चीज़ देख लेते हैं।
फोटो आ रही है बच्चों? यस सर। ये फ्रंट कैमरा नहीं खुल रहा, कोई नहीं, फोटो हम आपको दिखा देंगे क्लास में। और बट आप ये कोशिश कीजिए कि अब जितना भी है हमारा, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हमने जो दक्षिण एशियाई देशों के सबके बारे में बताया है, रिलेशन उसके और सब जितने भी संबंध थे उसके बारे में बताया है। तो आज की जो हमारी क्लास है यहीं पे क्या होती है, और ये हमारा चैप्टर क्या होता है, द एंड हो जाता है यहीं तक दक्षिण एशियाई देशों के बारे में। तो आपसे जब पूछा जाएगा तो सबसे पहले आपसे मैंने इसमें बताया था आपको इस चैप्टर में जैसे कि किस तरीके से चैप्टर में जो दक्षिण एशियाई देश थे उसमें जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो एक जैसा नहीं था, आपने भी देखा और आपने जाना भी। सबके बारे में मैंने आपको एक एक करके बताया था। बांग्लादेश हो गया, चाहे हमारा पाकिस्तान हो गया, चाहे श्रीलंका का जातीय संघर्ष हो गया, चाहे नेपाल में माओवादी और हमारे राजतंत्र हो गए, इन सभी के बारे में मैंने आपको बताया। तो इन सभी ने अपनी नीति को सुधारने के लिए, आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया, सार्क का गठन किया। देन उन्होंने व्यापार को बढ़ाने के लिए, व्यापार में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए 20% की छूट दी 2007 में साफ्टा बनाकर, क्योंकि व्यापार को मुख्य चरम पे लेके जाना। व्यापार तो एक बहाना था बच्चों, ये इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना तथा संबंधों में सुधार लेकर आना दक्षिण एशियाई देशों के बीच। क्लियर है? यस सर। इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये भी होता है कि जो यूएस है, यूएस क्या करती है, यूएस इनको सपोर्ट करती है। जब देखते हैं, अब आपने देखा होगा हमारे भारत में नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली जैसे बड़े बड़े जो शहर हैं हमारे, तो अमेरिका का झुकाव भारत तथा जितने भी अन्य दक्षिण एशियाई देश हैं उन पर रहा है। इसकी वजह से क्या बेनिफिट मिला, दक्षिण एशियाई देशों को विकास करने का मौका मिल रहा है। तो ये जो बड़ी बड़ी जो अमेरिका की जो जितनी भी कंपनियां हैं ये लगाई जाती है यहाँ पे, और इससे क्या होता है, लोगों को रोजगार मिलता है। रोजगार मिलने से आपको पता है हमारी आर्थिक स्थिति सही सुधर जाती है। तो यह हमारा था एक तरीके से, ये जो चैप्टर था ये समाप्त हो चुका है। आई होप कि आप समझ में आया होगा। तो यस अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट तैयारी करेंगे। किसी बच्चे का कोई सर। डाउट सर सेशन है वो सर पूछ आपको सकते हैं। बोलिए। सर मतलब इस पूरे चैप्टर में मतलब इंडिया और उसके 7 जितने भी अगर जिसके पड़ोसी देश है उसके बारे में डिस्कशन किए, उनके उनके रिलेशन के बारे में। रिलेशन के बारे में भी, और वहां पे पॉलिटिकल सिस्टम से जो कैसे कैसे रहे हैं उसके बारे में हमने जाना है। ठीक है? किसी में पॉलिटिकल इशू है तो किसी में रिलीजन इशू है, किसी में अगर रिलीजन सही है तो किसी में मिलिट्री रूल्स हैं। तो इस तरीके से हमने जो, किसके बारे में, इंडिया में सर नहीं, हमने सर सार्क के नहीं नहीं कंट्रीज के बारे में सर जाना। सर ये भी आएगा तो बगल वाली कंट्रीज जो मतलब उनसे हमारे रिलेशन साथ हम उससे क्या क्या एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते हैं, ये भी आएगा क्या? हाँ हाँ हाँ, तो वो आप बता सकते हो ना कि क्या क्या, वो एडिशनल में आप जोड़ सकते हो। ठीक है? ठीक है सर। तो वो तो या तो रिलेशन वाले क्वेश्चन पूछ लेगा, या तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो क्वेश्चन क्या बनता है हमारा, आपने क्वेश्चन की बात की तो मैं आपको यहाँ पे एक बताता हूँ क्वेश्चन क्या सा आता हमारे। दशेस ने दशेस ने आपसी समझौतों को किस प्रकार से महत्वपूर्ण बनाया। तो किस नीति के जरिए दक्षिण दशेस के देशों में जो शांति बहाल हुई और व्यापार को एक नई दिशा मिली। तो आप उसमें सार्क का नाम ले सकते हैं और साफ्टा का भी ले सकते हैं, उसके जरिए आप बता सकते हैं एक एक पर्टिकुलर किस किस तरीके से क्या क्या चीजें हुई। वो चीज क्लियर है? अगर छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे तो वो ये पूछ सकता है, श्रीलंका में जातीय संघर्ष के बारे में बताएं, नेपाल में लोकतंत्र को कायम करने में किस किस कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, वो आपसे पूछ सकता है। क्लियर है? यस तो आज की क्लास हमारी यहीं पे खत्म होती है, बाकी हम मंडे से मिलेंगे ऑफलाइन क्लास में। क्लियर है बच्चों? सर मेरी टाइमिंग नहीं है ना, MW 4 to 6। हाँ, आप आइए तो हम उसी में बात कर लेंगे, है ना? जी सर। सर मंडे को हिस्ट्री का टेस्ट है। यस मैम।
ठीक है। ओके सर। ठीक है, बाय बाय।